चैप्टर 40 बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो रोग होते हैं वो दो मेन कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो एक होता है संक्रमित और दूसरा होता है असंक्रामक रोग, है ना, जिन्हें हम कहते हैं। तो संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करते हैं, फैलते हैं, है ना, जो कम्युनिकेट होते हैं। मतलब हो सकता है कि वो छुआछूत के रूप में हो, या फिर जो सीरम होता है या ब्लड होता है उसके थ्रू क्या हो, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। तो आज हम लोग जो संक्रामक रोग है यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित होने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें भी हम क्लासिफाई कर देते हैं कि ये रोग जो है जीवाणु से हो रहा है, विषाणु से हो रहा है, इसके आधार पर हम लोग पढ़ते हैं ना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे ऐसे संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, और फिर मतलब कपड़ों के द्वारा या हम किसी रोगी व्यक्ति के जो बर्तन होते हैं वो यूज करने से, या भोजन जो है झूठा वो खाने से हम लोग बीमार होते हैं। तो ऐसे कुछ रोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जीवाणु जनित जो संक्रामक रोग है उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो देखो क्या है, आपके संक्रामक रोग के अंदर मानव शरीर में अनेक रोग विभिन्न रोगाणु द्वारा होते हैं। रोगाणु यानी जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव जो हमें रोग ग्रसित करता है। इन रोगों को हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ये एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या होते हैं, पहुंचते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसमिट होते हैं। डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट वे में भी हो सकते हैं। डायरेक्ट वे में अगर हम बोले कि जैसे कि सपोज हमने किसी जो रोगी व्यक्ति है उसके कपड़े यूज किए, उसके बर्तन यूज किए, तो डायरेक्ट हो सकता है, या उसको हमने हाथ मिलाया उस वजह से हमें हो सकता है। और अप्रत्यक्ष रूप में जैसे कि किसी रोगी व्यक्ति का हमें ब्लड चढ़ गया, है ना, जैसे कि एड्स हो गया। तो एड्स में क्या होता है, हाथ मिलाने से, गले लगने से एड्स नहीं होता, लेकिन हाँ अगर कोई व्यक्ति रोग से ग्रसित है, एड्स रोग से, और उसका ब्लड हमें चढ़ जाता है ना, उसके द्वारा यूज की हुई सिरिंज हम यूज कर देते हैं जिसपे ब्लड लगा हुआ, तो हमें एड्स हो सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष तरीके होते हैं। तो ये जो संक्रामक रोग होते हैं वो कई रोगाणु के द्वारा होते हैं, मतलब जीवाणु, विषाणु और जो परजीवी होते हैं, दूसरे कवक हो सकती है, उनसे होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। तो ये चीज होती है। फिर आता है जीवाणु जनित रोग, जो है हम लोग पढ़ने वाले संक्रामक रोग के अंदर वो रोग पढ़ेंगे जो क्या है, जीवाणु के द्वारा होते हैं। तो सबसे पहले रोग का उदाहरण है इसमें कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग, है ना, लेप्रेसी कहा जाता है या हैंसेंस डिजीज कहा जाता है इसे। तो कुष्ठ रोग जो है वो एक जीवाणु जनित रोग है, मतलब जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसका रोग कारक जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित रोग किस रोग कारक के द्वारा होता है। तो याद रखो कि जो कुष्ठ रोग होता है, पिछली बार जो एग्जाम है उसके अंदर टिटनेस वाला पूछा था कि माइक्रोबैक्टीरियम टिटेरी के द्वारा टिटनेस रोग होता है ना। तो उसी तरीके से 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है। तो कुष्ठ रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, और इस जीवाणु का नाम क्या है, इस जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी है। समझ आ गया। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, इस प्रकार का कुष्ठ रोग, ये कुष्ठ रोग जो होता है वो क्या है, एक संक्रामक रोग है, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या होता है, ट्रांसमिट होता है ना। तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, संक्रामक रोग कह रहे हैं। फिर उसके बाद है इसमें शरीर का तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां, त्वचा आदि प्रभावित हो जाती है। मतलब कौन से पार्ट होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, हमारी मसल्स हो जाती है, स्किन जो है प्रभावित होती है, उंगलियों में विकृति उत्पन्न हो जाती है, उंगलियों की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। रोग के लक्षण 1 से 7 वर्ष में प्रदर्शित होते हैं। मतलब ये जीवाणु अगर हमारे शरीर में घुस गया है तो जरूरी नहीं कि हम उसी टाइम जो है लक्षण आ जाए, उंगलियों का मुड़ना, ये सब लक्षण है उसी टाइम हमें हो जाए, है ना। ये लक्षण जो है वो थोड़े टाइम बाद, यानी कितना टाइम ले सकता है, 1 से लगाकर 7 साल के अंदर प्रदर्शित हो सकते हैं। आगे बात समझ में। फिर है घाव से निकलने वाले पदार्थ से रोग का प्रसार होता है, यानी जिस भी व्यक्ति के, जैसे ये अंगुली है, उस अंगुली पर घाव हो जाता है ना, और इस घाव से
जो है लिक्विड निकलता रहता है, बदबूदार, है ना। तो ये जो है लिक्विड अगर किसी और व्यक्ति के ने टच किया, यानी ए व्यक्ति को रोग हो रहा था और किसी बी पर्सन ने क्या किया, इस लिक्विड को टच किया, तो क्या हो जाएगा, इसको भी कुष्ठ रोग हो जाएगा। रोगी के साथ लंबे समय तक रहने से भी इसका प्रसार होता है। सपोज करो आपके घर में किसी को हो रहा है और आप उसके साथ कंटिन्यू रह रहे हो, है ना, तो आपको भी ये रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग सिर्फ मनुष्य में ही होता है। ये रोग सिर्फ किसका है, मनुष्य का रोग है। अब इसके 3 प्रकार है, ये प्रकार आपको पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से हैं। तो कुष्ठ रोग के 3 प्रकार है, ट्यूबरकुलॉइड, लेप्रोमेटस और बॉर्डर लाइन, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो, ये जो उसके बाद आता है नेक्स्ट, जो कुष्ठ रोग जो है उसके लक्षण दिए हुए हैं, है ना। जो उंगलियां होती है वो व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा, मुड़ जाती है। कैसे मुड़ जाती है, देखिए आप लोग, ये हाथ जो है उसकी उंगलियां ऐसे सीधी नहीं होती, जो व्यक्ति होता है उसको कुष्ठ रोग होता है, उसकी उंगलियां ऐसे ऐसे टेढ़ी ही रहती है ना। तो ये कुष्ठ रोग के जो मेन लक्षण है, घाव पड़ जाते हैं उस व्यक्ति के, जो अंगुलियां होती है, ये जहां जहां हुआ होता है उसको, उसमें घाव पड़ने लग जाते हैं, पस जैसा लिक्विड निकलना शुरू हो जाता है। फिर है कुष्ठ रोग के लक्षण और उंगलियों में विकृतियां। ट्यूबरकुलोइड जो कुष्ठ रोग के रोगों में प्रतिरोधी क्षमता अधिक होती है। अब हम लोगों ने देखा कि कुष्ठ रोग जो है वो कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। तो सबसे पहले हम बात किसकी कर रहे हैं, ट्यूबरकुलोइड की बात कर रहे हैं कि ट्यूबरकुलोइड से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो ट्यूबरकुलोइड कुष्ठ रोग के रोगों में प्रतिरोधी क्षमता, जो भी रोगी होता है उसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। इस रोग में त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते बनने का मतलब क्या होता है, निशान पड़ जाते हैं, है ना, रेड कलर के या डार्क ब्राउन या ब्लैकिश कलर के। त्वचा पर घाव बन जाता है, हाथ पांव तथा उंगलियां क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ये लक्षण होते हैं। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, लेप्रोमेट्स जो है दूसरा प्रकार है कुष्ठ रोग का। इस कुष्ठ रोग के रोगी में प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होती है। इसमें जीवाणु समूह बनकर ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं। यानी जिस भी व्यक्ति के अंदर सेकंड टाइप का लेप्रोमेट्स जो कुष्ठ रोग होता है वो अगर होता है, तो इस व्यक्ति के अंदर जो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जीवाणु से हो रहा है, तो इसके अंदर जीवाणु क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं बेटा, एक ग्रुप बना लेते हैं, है ना, एक ग्रुप बना लेते हैं। इस तरीके से छोटे छोटे जितने भी जीवाणु है वो ऐसे ग्रुप बनाते हैं और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ग्लोबी कहते हैं। ग्लोबी के रूप में दिखाई देते हैं। सतह पर गांठें उभर जाती और ये जो ग्लोबी है वो क्या करती है, जैसे जैसे ये जैसे स्किन है, इसके यहाँ पर ये ग्लोबी हुआ है, तो अब इसके ऊपर जो स्किन है वहां से ये उभरा हुआ ऐसा ऐसा दिखाई देता है। घाव भी होते हैं तथा घावों की संख्या अधिक होती है। कुष्ठ रोग का यह प्रकार अत्यधिक संक्रामक होता है, मतलब बहुत ज्यादा फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। फिर है बॉर्डर लाइन कुष्ठ रोग, जो तीसरा प्रकार है। कुष्ठ रोग के रोगी में उपरोक्त दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का मतलब क्या समझ रहे हो, हमारे यहाँ बॉर्डर है पाकिस्तान और भारत के बीच में, कौन सी है, LOC है। तो इधर तो इंडिया है और इधर पाकिस्तान है, तो सेम वैसे ही जो कुष्ठ रोग है उसके कितने प्रकार है बेटा, दो प्रकार है। एक तो है ट्यूबरकुलोइड, है ना, यानी ये वाला, और इधर वाला हम मान सकते हैं कौन सा, लेप्रोमेट। तो इन दोनों के लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बॉर्डर लाइन, है ना। तो दोनों ही प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, गांठें उभर जाती है तथा घाव बन जाते हैं। अब एक कुष्ठ रोगी को स्वस्थ जन सामान्य से अलग रखना चाहिए, क्योंकि ये संक्रामक रोग है और आपको पता है कि ये रोग संक्रामक है। तो अगर आपको बचाव के तरीके पूछ लिए जाए कि आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं ना, तो इसके अंदर आपको संक्रामक रोग है तो एक पॉइंट तो लिखना ही है कि इसे जो रोगी व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। तो ये एक कॉमन पॉइंट आपको सब में लिख देना है ना। उसके बाद है इस उनके उपयोग के वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट भी संक्रामक रोगों में सेम आएगा, है ना। तो आप ये 2 पॉइंट तो बिल्कुल लिख ही सकते हो, है ना, कि जो व्यक्ति रोग ग्रसित है, जिसे संक्रामक रोग है, उसे जो स्वस्थ व्यक्ति है उनसे दूर रखें। दूसरा है उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कपड़े और जो दूसरी अदर यूटेंसिल्स हैं उन्हें भी क्या किया जाए, दूर रखा जाए। फिर है इसके रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो BCG का टीका लगाया जाता है ना। ये चीज ध्यान रखना, ये BCG का टीका कुष्ठ रोग में भी दे रहे हैं, ये BCG का टीका अभी हम लोग
टीवी पढ़ेंगे उसके अंदर भी देते हैं, तो ये ध्यान रखना। बैसिलस चाल ग्लूटामिन इसका जो है फुल फॉर्म होती है। तो ये बीसीजी का टीका जो है वो दिया जाता है, तो आपको पूछ लिया जाता है कि बीसीजी का टीका किन किन रोगों में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि पूर्ण अंग ही रोग ग्रसित हो जावे तो शल्य क्रिया के द्वारा पृथक करवा दिया जाता है। सपोज करो अगर पूरा पाँव ही कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गया है, घाव पड़ गए, तो पूरा जो पाँव है वो अलग कर दिया जाता है, किसके द्वारा? शल्य क्रिया यानी ऑपरेशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है क्षय रोग, यक्ष्मा रोग या तपेदिक रोग इसे कहा जाता है, और इंग्लिश में से ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। क्षय रोग भी मनुष्यों में आमतौर पर पाया जाता है। भारत में प्रति 1000 पर 15 व्यक्ति इस रोग से पीड़ित है। यानी आप भारत की जनसंख्या जो है 7 अरब, उसमें से आप क्या करोगे, अगर आप 1000 व्यक्ति को निकालोगे तो उन 1000 व्यक्तियों में से आपको 15 व्यक्ति जो है वो टीबी से जो है ग्रसित मिल जाएंगे। फिर इंपॉर्टेंट है आपका 1 नंबर का क्वेश्चन कि जो क्षय रोग है वो किस कारण से होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से ये रोग होता है। ठीक है, क्षय रोग या इसे प्लूरूसी जिसे घातक रोग हो जाते हैं ना, इससे रोग इस जीवाणु से। फिर ये रोग हो जाने पर क्या क्या लक्षण आते हैं, तो खांसी आती है, बुखार हो जाता है, वजन घटने लगता है, थकान महसूस होती है। रोगी की निरंतरता से व्यक्ति हड्डियों का ढांचा बन जाता है, मतलब व्यक्ति में भूख कम लगना शुरू हो जाती है, उसको खांसी आना शुरू हो जाती है, बुखार आना शुरू होता है, उसका वजन घटने लगता है, व्यक्ति जो है अपने आप अंदर है थकान को महसूस करता है, थोड़ा कुछ करता है उसको थकान फील होने लग जाती है ना, और धीरे धीरे वो बिल्कुल हड्डियों का ढांचा एकदम काफी वीक हो जाता है, आंखें अंदर धंस जाती है, भूख नहीं लगती है ना, जिससे रोगी व्यक्ति कमजोर हो जाता है। फेफड़े के क्षय रोग से पीड़ित व्यक्ति में थूक, बलगम व छींक, खांस के रोगाणु हवा में मिल जाते हैं, और स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेने पर उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। क्या होता है, टीबी जो होती है बेटा अलग अलग तरीके से होती है, जैसे मसल्स में भी होती है, आपकी जो ग्लैंड्स होती है उनमें भी होती है। अब जो व्यक्ति क्या है फेफड़ों की टीबी से पीड़ित है, यानी लंग्स में जीवाणु ने संक्रमण किया है, तो जब भी वो क्या करेगा, थूकेगा, उसमें उसका जो कफ निकलेगा, वो जो छींकेगा, छींकने के साथ आपको पता है पानी की छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स होती है, सूक्ष्म जो बूंदे होती है वो होती है, तो उस बूंदों के साथ या खांसने के साथ हवा में जो ये जीवाणु है, कौन सा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो जीवाणु है वो वायु में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, और यही जो वायु जो है वो जिसमें ये जीवाणु मिक्स हो गए, वो अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति उस वायु को अपने अंदर लेता है तो उसको भी क्या हो जाता है, वो रोग हो जाता है, यानी टीबी हो जाता है। फिर है शरीर में जब प्रतिरोध क्षमता कम होती है तब उसके शरीर में रोगाणु अपनी संख्या तेजी से बढ़ाते हैं। अब रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता है वही कम हो गई है, तो आपको पता है जीवाणु जो है वो क्या करते हैं, विखंडन विधि द्वारा जनन करते हैं, मतलब एक कोशिका जो है वो 2 में डिवाइड होती है, 2 से क्या होती है 4 होती है, तो कंटिन्यू विखंडन करते हैं, तो जब रोगों को मारने वाली क्षमता कम हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जनन करके अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, जो पस या बलगम के साथ बाहर आते हैं, और ये जो जीवाणु की संख्या बढ़ने पर जो भी कफ आता है खांसी के दौरान, उस कफ के साथ क्या होता है, ये जीवाणु बाहर आते हैं, और कभी कभी बलगम में क्या आता है, रक्त भी आता है, मतलब खून भी आना शुरू हो जाता है, जिस व्यक्ति को क्या होता है, लंग्स का या फेफड़े का टीबी होता है, उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। इस रोग का प्रसार जल वायु के माध्यम से होता है। रोगी के प्रयोग में आने वाले वस्त्र, बर्तन आदि के जो है हमें उपयोग में नहीं लेने चाहिए। ठीक है, फिर है क्षय रोग से ग्रसित पशु के दूध में भी रोग के रोगाणु पाए जाते हैं, यानी किसी व्यक्ति को क्या होता है, अगर मान लो जो क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस होगा, तो उससे अन्य व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, लेकिन ये जो रोग है, देखो कुष्ठ रोग जो है वो इंसानों में हो रहा था, लेकिन ये जो रोग है ट्यूबरकुलोसिस या जिसको हम क्षय रोग बोल रहे हैं, ये पशुओं में भी हो रहा है, जैसे गाय को हो रहा है, और उस गाय का दूध जो है हम यूज करते हैं, तो हमें भी ये रोग हो सकता है। व्यक्ति जो रोगी के संपर्क में रहता है उसे भी इसका संक्रमण हो सकता है। फिर है रोग से बचाव के लिए व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। रोग से ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए, उसके वस्त्र, बर्तन गर्म पानी में उबालकर क्या करनी चाहिए, साफ करनी चाहिए। रोगी द्वारा त्यागा गया बलगम यानी कफ
मल आदि मिट्टी से क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए, ताकि उसके जो रोगाणु है वो इधर उधर फैले नहीं। फिर है दूषित जल, भोजन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोग से बचने के लिए बीसीजी के टीके लगवाने चाहिए। अभी बताया था मैंने कि कुष्ठ रोग में बीसीजी का टीका लगता है और क्षय रोग में भी बीसीजी का टीका लगता है। ये क्वेश्चंस आपको इस तरीके के नीट में भी पूछे जाते हैं। दूसरों द्वारा इस्तेमाल हुक्के, बीड़ी, सिगरेट आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देखते हो कई व्यक्ति सिगरेट पीते हैं, दो चार जने एक साथ मिल जाते हैं तो एक व्यक्ति एक सिगरेट जलाता है, उसको तीनों चारों पीते हैं ना, तो इस तरह से एक ही सिगरेट जो है हुक्के, बीड़ी आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर थर्ड रोग है डिप्थीरिया या रोहिणी, इसे कहा जाता है। डिप्थीरिया मनुष्य में एक भयंकर रोग होता है। यह रोग कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में नाक, गला तथा टॉन्सिल्स प्रभावित होते हैं। ठीक है, कौन से पार्ट्स को प्रभावित करता है ये, नाक, गले और टॉन्सिल्स को। विषैला पदार्थ स्त्रावित होता है जो अवशोषित होकर रक्त में चला जाता है। यानी ये जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ये कुछ हानिकारक जो पदार्थ है उनको रिलीज करते हैं। अब शरीर में प्रवेश करेगा और ये हानिकारक विष जो है उसको रिलीज करेगा, तो ये कहाँ मिक्स होगा, जाके ब्लड में मिक्स होता है। ठीक है, इससे मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। मतलब जो विषैला पदार्थ अगर इस बैक्टीरिया के द्वारा रिलीज किया जा रहा है वो अगर ब्लड में मिक्स हो जाता है तो व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये जीवाणु रोगी मनुष्य की उंगलियों के स्पर्श से फैलते हैं, खाने के बर्तन से, खिलौने से, पेंसिल आदि वस्तुओं के स्पर्श से जो है फैलते हैं। मतलब किसी रोगी व्यक्ति के द्वारा यूज की हुई चीजें जो होती है, जैसे खाने का बर्तन हो सकता है, खिलौने हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं, इनको अगर हम टच करते हैं तो हमें भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो रोगी व्यक्ति होता है उसके खांसने छींकने से जो द्रव्य की बूंदे निकलती है ना, खांसते समय, छींकते समय, आपको पता है पानी की छोटी छोटी सी बूंदे निकलती है, तो उसके माध्यम से भी ये क्या होता है, फैलता है। उसके बाद है डिप्थीरिया रोग से बचने के लिए ग्रसित व्यक्ति को पृथक रखना चाहिए। सभी बच्चों को इस रोग का प्रतिरोधी टीका लगवाना चाहिए और बच्चों को पास्तुरीकृत दूध दिया जाना चाहिए, यानी जो पैक्ड सील पैक दूध आता है वो पिलाना चाहिए, है ना। जो बॉईल किया हुआ दूध, पास्चुरीकृत मतलब बॉईल, जो हाई टेम्परेचर पर बॉईल किया हुआ जो दूध होता है वो पिलाना चाहिए। फिर है टिटनस या धनुस्तंभ जो रोग होता है, तो कौन से जीवाणु के द्वारा होता है, कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के द्वारा ये होता है। टिटनस रोग में सिर दर्द होने लगता है। इसका मेन सिम्टम क्या है कि हेडेक बहुत ज्यादा होता है इसी व्यक्ति को। व्यक्ति के जबड़े जो है वो खुलते नहीं है, इजीली भिज जाते हैं ना, जैसे मिर्गी के टाइम भी होता है, तो सेम वैसा ही टिटनस के अंदर भी होता है। वह खाना निगल नहीं सकता, खाना निगलने में उसको समस्या होती है। उसके साथ ही शरीर में ऐंठन आने लगती है। आपको पता है कभी कभी हम लोग, जैसे अभी आपकी एज है तो आपके शरीर में अगर कैल्शियम की कमी है तो आपकी जो पाँव है, घुटने के नीचे की जो हिस्सा है, पिंडलियां हैं, वहां पर आपको जकड़न सी महसूस होती है, तेज दर्द होता है, तो वो ऐंठन होती है। तो अगर आप टिटनस से ग्रसित हैं तो आपको ये ऐंठन हो सकती है। संक्रमण के 3 से 4 सप्ताह के भीतर रोग के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। मतलब जैसे ही ये कॉलेस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु अगर आपके शरीर में गया है और उसने विषैला पदार्थ स्रावित करना शुरू कर दिया है ना, तो 3 से 4 सप्ताह के अंदर आपके अंदर ये लक्षण प्रदर्शित होने लग जाएंगे। उसके बाद इसके प्रभाव से मनुष्य की क्या हो जाती है, मृत्यु तक हो जाती है। रोग का प्रसारण घाव अथवा त्वचा के कटे फटे स्थान से रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। आपको पता है जब भी हमें इंजरी होती है, लोहे की किसी चीज से लग जाती है, पत्थर से लग जाती है, हमें कट लग जाता है, तो सीधा अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको टिटनस का इंजेक्शन लगा देता है। क्यों ऐसा? इसलिए बेटा क्योंकि जिस जगह से आपको कट लगा है ना, उस कट लगे स्थान से ये जीवाणु क्या करता है, आपकी बॉडी में प्रवेश करता है। फिर है रोग से बचाव के लिए बच्चों में टिटनस रोग के प्रतिरोधी टीके लगवा लेना चाहिए। बच्चों को जो है टीके लगाए जाते हैं ना, तो इसीलिए जरूरी है कि टिटनस का टीका बच्चे में लगा दिया जाए, ताकि जब भी क्या हो, एंटीबॉडी जो है उसके शरीर में रहेगी। टीका लगवाने पर एंटीबॉडी ऑलरेडी उसके शरीर में लगेगी, तो बच्चे को ज्यादा चोट लगती है, बच्चे इधर उधर खेलते रहते हैं तो उनको आए दिन चोट लगती रहती है, तो टिटनस रोग से ग्रसित होने के चांसेस क्या होते हैं, बच्चों में ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए क्या चाहिए कि उनको टीके लगवा दिए जाए।
है, ताकि जब भी उन्हें चोट लगे तो वो इस रोग से ग्रसित नहीं हो। फिर टिटनस टॉक्साइड का उपयोग भी लाभकारी होता है। टिटनस एंटीटॉक्सिन रोग के लिए प्रभावी औषधियां है। ये औषधियों के नाम दिए गए हैं जो टिटनस के अंदर टिटनस से संक्रमित होने पर दी जाती है। टिटनस का रोग प्रारंभ में असाधित था, यानी पहले इसका इलाज नहीं था। इससे ग्रसित रोगियों में 80 से 90% की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। यदि समय पर उपचार मिल जावे तो मृत्यु से क्या हो सकते थे, बच सकते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया, इस रोग का क्या हो गया, इलाज हो गया, किसी की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि इस समय इसका क्या किया है, उपचार ढूंढ लिया गया है। टिटनस का यह रोग विकासशील देशों में ही, जहां जलवायु गर्म है, वहां अधिक होता है। फिर इसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जीवाणु रोग है। ये डिप्लोकोकस न्यूमोनिया जीवाणु जो है उसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये समूह में पाए जाते हैं, परंतु कभी कभी एकल रूप से भी रहते हैं, मतलब ये जीवाणु जो है अधिकतर ग्रुप बनाकर रहते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कभी कभी ये अलग भी मिले। न्यूमोनिया रोग में व्यक्ति को अधिक ठंड लगती है और साथ ही तेज क्या आता है, बुखार भी आता है। यकृत और पित्ताशय में सेप्टिसेमिया हो जाता है। सेप्टिसेमिया होना मतलब ब्लड इन्फेक्शन हो जाना बेटा। आगे बात समझ में, तो जो पित्ताशय यानी पित्त की जो थैली होती है, जिसमें यकृत द्वारा निर्मित क्या किया जाता है, पित्त को स्टोर किया जाता है। पित्त का क्या काम होता है, जो वसा होता है उसका पाचन करना। तो यकृत और जो पित्ताशय होता है उसमें सेप्टिसेमिया हो जाता है। इसका मतलब होता है कि जो ब्लड इन्फेक्शन है वो हो जाता है। उसके बाद जलन होने लगती है शरीर में, रोगी की छाती में दर्द होने लगता है, क्योंकि यहाँ लीवर जो है वो इफेक्टेड हो रहा है। फिर है रक्त में श्वेताणु यानी WBC की कमी होने लगती है ना। और WBC का मेन ही काम है हमारे प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करना। WBC कम हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। श्वास लेने में भी क्या आती है, कठिनाई आती है। रोग के लक्षण 1 से 3 दिन में क्या होने लगते हैं, प्रदर्शित होने लगते हैं। फिर रोग से बचाव के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर खाना जो है वो क्या करना चाहिए, पका के खाना चाहिए। और भीड़ वाले जो इलाके हैं उनसे क्या किया जाए, दूर रहा जाए। इसके अलावा रोगी को पृथक करके क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। उसका उपयोग वस्तु, उस रोगी व्यक्ति के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली वस्तु का प्रयोग कर जो है, यानी अगर हम प्रयोग करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, तो उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाए। और जो भी बलगम होता है या मल है उसको क्या किया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाए। फिर आता है प्रवाहिका या अतिसार यानी डायरिया। ये रोग जो है साइजेला समूह के जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। इस रोग में क्या होता है, आंत्र से अधिक मात्रा में जल व विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं बेटा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये विद्युत अपघट्य होते हैं जो कि जल की मात्रा को क्या करते हैं, हमारे शरीर में लेवल पर रखते हैं, पीएच को मेंटेन करने का काम। तो ये जो है जल और विद्युत अपघट्य जो है आंत्र से अधिक मात्रा में क्या होते हैं, शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं, मतलब आंत के द्वारा निकालना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में निर्जलीकरण होने लगता है। शरीर में पानी की क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। इस रोग में व्यक्ति को उल्टी होती है, दस्त के साथ श्लेष्मा और रक्त आने लगता है। रोगी को बुखार एवं कमजोरी होती है। रोग से बचाव के लिए पानी को उबालकर तथा छानकर पीने के लिए काम में लेना चाहिए। रोगी द्वारा त्यागे गए मल व उल्टी को मिट्टी में दबा देना चाहिए। खुला रखा भोजन एवं सड़े गले फल आदि सेवन नहीं करना चाहिए। फिर आता है मस्तिष्क आवरण शोथ। यह रोग निसेरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा होता है। रोगाणु मस्तिष्क मेरुरज्जु व मेरु द्रव्य को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। ये आपके ब्रेन वाले जो चैप्टर था मैंने पढ़ाया था तभी बताया था आपको, लेकिन वो चैप्टर आई थिंक आपके कट गया है, तो इसीलिए इसमें आपको ध्यान से आप इसको पढ़ लो कि जो रोग होता है निसेरिया मेनिंजाइटिस जो जीवाणु होता है उसके द्वारा होता है। और ये जीवाणु शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारे मस्तिष्क को, मेरुरज्जु को और मेरु द्रव्य को क्या करता है, संक्रमित कर देता है। इस रोग के कारण अचानक तेज बुखार आने लगता है, सिर में दर्द होता है, बेचैनी, उल्टियां और जलन होती है। ये रोग संपर्क के द्वारा फैलता है। इसके अलावा रोगी के खांसने, छींकने और मुख से निकलकर उड़ने वाली द्रव्य की बूंदों से निकलने पर भी इसका क्या होता है, फैलाव होता है। इस रोग के लक्षण जो है वो कितने दिन में प्रदर्शित होते हैं, संक्रमण के 2 से 10 दिन में प्रदर्शित होते हैं। रोग से बचाव के लिए रोगी के द्वारा उपयोग लिए जाने वाले वस्त्र को पानी को उबालकर
क्या करना चाहिए, पानी मतलब वस्त्र वगैरह को पानी में उबालो पहले और उस गर्म पानी के अंदर उनको वस्त्रों को धो रोगी का कफ उल्टी मल मिट्टी में क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। फिर नेक्स्ट रोग है सुजाक। यह जननांग संबंधित रोग है जो कि जीवाणु निजेरिया गोनेरिया के द्वारा उत्पन्न होता है। यह जीवाणु जननांग की उपकला पर आक्रमण करते हैं, यानी जो हमारे जननांग होते हैं, जो मादा जननांग जैसे कि योनि भाग होता है, ग्रीवा भाग होता है, तो वहां पर ये क्या करता है, उसके जो अंदर वाली भित्ति जो उपकला उत्तक है उसको ये क्या करता है, प्रभावित करता है। आगे बात समझ, उसको आक्रमण कर देता है, जिसके कारण 3 से 9 दिन के पश्चात मूत्र मार्ग से पीले रंग का द्रव्य स्रावित होना शुरू हो जाता है, जहां से मूत्र का उत्सर्जन होता है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो मूत्र मार्ग में पीले रंग का क्या हो जाता है, द्रव्य स्रावित होना शुरू होता है, जननांगों में जलन होने लगती है, स्त्रियों में कुछ दिनों में यूरेथ्राइटिस हो जाता है। यूरेथ्रा वो नली होती है बेटा जो क्या करती है, मूत्राशय से क्या करती है, मूत्र को मूत्र छिद्र तक लेके आती, मूत्राशय तक जो है वो सॉरी, किडनी जो होती है ना, किडनी से जो मूत्राशय होता है वहां तक क्या करती है, मूत्र को लेकर आती है, जिसे क्या कहा जाता है, यूरिथ्रा कहा जाता है ना। तो जो यूरिथ्रा होता है उसके अंदर क्या हो जाती है, सूजन हो जाती है, सूजन उत्पन्न हो जाती है, उसका मासिक चक्र जो होता है, यानी तो जो रोग होता है हमारा, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सुजाक या गोनेरिया, जिसमें क्या होता है कि जो जननांग होते हैं उनकी उपकला जो स्तर होता है उसको संक्रमित कर देता है जीवाणु, और उसके कुछ दिनों में यूरेथ्राइटिस उत्पन्न हो जाता है। मतलब यूरेथ्रा जो होता है, जो नलिका होती है जो क्या करती है, मूत्राशय से क्या करती है, मूत्र को बाहर लाने में मदद करती है ना शरीर के बाहर, तो उसमें सूजन आ जाती है। उसके बाद मासिक चक्र जो है वो प्रभावित हो जाता है। उसके बाद रोगाणु हृदय के कपाट को भी क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं, यानी जो 4 चेंबर होते हैं उनकी जो अंदर वाली भित्ति है ना, 4 चेंबर आलिंद और नीले है ना, तो आलिंद और नीले जो होते हैं उनके अंदर वाली भित्ति को सुझा देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। इस रोग के जीवाणु का प्रसार रोगी व्यक्ति के साथ संभोग करने से होता है, यानी फिजिकल कांटेक्ट, अगर कोई व्यक्ति मतलब सुजाक रोग से संक्रमित है, अगर उस व्यक्ति से कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा, स्वस्थ व्यक्ति में भी ये रोग हो जाएगा। तो शारीरिक संबंध बनाने से इस रोग का प्रसार होता है। कभी कभी रोगी व्यक्ति के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के संपर्क में भी इसका प्रसार होता है। रोग से बचने के लिए रोगी को पृथक रखना चाहिए और यौन संपर्क नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रोग होता है जीवाणु जनित रोग है, जो कि है हैजा, और जिस जीवाणु से होता है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी। इस रोग के हो जाने पर रोगी को उल्टी दस्त प्रारंभ हो जाती है। इससे शरीर में निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाती है, रोगी में कमजोरी आ जाती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, पेशाब बंद हो जाता है। जब पानी है ही नहीं तो पेशाब कहाँ से आएगा, है ना। हाथ पाँव में ऐंठन होना शुरू हो जाती है, मतलब नसें खींचने लग जाती है। रोग का प्रसार जल के द्वारा होता है। रोग से बचने के लिए हैजे का क्या करना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। बासी एवं सड़ी गली खाद्य सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। घर एवं आसपास का वातावरण कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। रोग उपचार के लिए नमक व चीनी युक्त घोल यानी ORS क्या करना चाहिए, देना चाहिए। रोगी को तरल भोजन और चावल का मांड जो है, यानी चावल उबला हुआ चावल का जो पानी है वो पिलाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रोग है मोतीझरा या टाइफाइड। ये रोग साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। रोगी के सिर में क्या होता है, दर्द होता है, सुस्त बना रहता है, रोगी के पेट में दर्द रहता है, रोगी को 103 से 5 तक ज्वर हो जाता है, शरीर पर फुंसियों के समान छोटे-छोटे दाने निकल आते हैं, रोगी व्यक्ति को पतली दस्त व पेशाब कम आता है, रोगी का ज्वर लगभग 15 दिन के बाद कम होता है। इस रोग का प्रसार जल, भोजन, कीट आदि के द्वारा होता है, व्यक्तियों का आपसी संपर्क से भी इसका प्रसार होता है। इस रोग से बचाव के लिए मलमूत्र मिट्टी में दबा देना चाहिए, नियंत्रित भोजन करना चाहिए, फलों का रस, अंडा, दूध, चावल का मांड लेना चाहिए, रोगी को पृथक रखना चाहिए और TAB का टीका लगवाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। तो TAB का टीका लगवाते हैं इसके अंदर। फिर आती है काली खांसी या वूफिंग कफ। मनुष्य में ये रोग जीवाणु बोर्टिडेला पर्टुसिस के द्वारा होता है।
यह रोग लगभग 6 सप्ताह तक रहता है। लक्षण, इस रोग के संक्रमण से व्यक्ति को तेज जुकाम हो जाता है, सूखी खांसी आ जाती है, अर्थात खांसी के साथ बलगम नहीं आता है। ठीक है, यानी ऐसी खांसी जिसमें आपको सूखी खांसी आ रही है, बलगम नहीं आ रहा, तो कौन सी खांसी है? काली खांसी है। रोगी को हल्का बुखार होता है, खांसी की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि खांसते खांसते क्या होता है, व्यक्ति की सांस फूल जाती है और फूक फूक की आवाज आती है। इस रोग से बचाव के लिए डीपीटी का जो टीका है वो लगवाना चाहिए। तो ये आपके जितने भी बेटा जो रोग थे, वो कौन से रोग थे? जो जीवाणु से जनित रोग हैं और संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, यानी रोगी से हमें भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्या करने हैं? पढ़ने। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषाणु जनित रोग, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एड्स।